गुड मॉर्निंग। नमस्कार, स्वागत है आपका टीओबी द्वारा संचालित लेट्स टॉक कार्यक्रम में, जिसका नाम है ऑनलाइन शिक्षण में सह शैक्षणिक गतिविधियों का महत्व। मैं दीप्ति अंशु, एनपीएस डुमरेल कहरा सहरसा की शिक्षिका, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे शो में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जिस प्रकार हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, हमारे देश के बच्चों पर, हमारे देश के नौनिहालों पर जिस तरीके का लर्निंग लॉस हुआ है, उस लॉस को काटने के लिए बहुत सारी ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां कराई जा रही है, ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, जिसमें हम कुछ हद तक तो कामयाब जरूर हैं, किंतु जब बात आती है बच्चों के सर्वांगीण विकास की, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षण में होता क्या है कि जनरली हम सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास करवा पाते हैं, लेकिन अन्य गतिविधियां जो शैक्षणिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है, वो चीज कहीं ना कहीं रह जाती है। तो इस वजह से होता क्या है कि बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है। तो उस ऑलराउंड डेवलपमेंट को कराने के लिए टीओबी की टीम ने एक बार फिर से एक नए कार्यक्रम के आयोजन की बात शुरू की है, जिसमें सह शैक्षणिक गतिविधियों को करवाया जाएगा, जिससे बच्चों के अंदर ज्ञान प्रतिस्पर्धी भावना, मूल्य अभिविन्यास, टीम वर्क, नेतृत्व इत्यादि की भावना विकसित हो सकेगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ फिर से उपस्थित हूँ और मैं अभी चाहूंगी कि मेरे एक सहयोगी अभी मेरे साथ जुड़ेंगे। श्री उमाकांत सर को बुलाना चाहूंगी, जो वर्तमान में मध्य विद्यालय खड़िहारा उर्दू बालक में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और टीओबी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो श्री उमाकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीओबी के मंच पर। सबसे पहले नमस्कार अपने तो सर, सभी आप टीचर्स ऑफ हमारे बिहार साथ के। आए और हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी दें। नमस्कार अपने सभी टीचर्स ऑफ बिहार के जो अभी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को या बाद में भी देखेंगे, उन सभी सबों को मेरा नमस्कार है। और दीप्ति, जैसा जी आप जी जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खास है, क्योंकि वर्तमान समय तो ऑनलाइन का है। और दीप्ति, आज पूरा देश और दुनिया पिछले साल से ही कोरोना महामारी की त्रासदी झेल रहा है। पिछले साल भी विद्यालय बंद रहे, इस बार भी खुले, लेकिन संक्रमण की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण विद्यालयों को तुरंत बंद करना पड़ा। वर्तमान में तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पिछले वर्ष विद्यालय बंद रहने के कारण बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ था, उसे कम करने के लिए सरकार ने और बच्चों का पढ़ाई से जुड़ा स्थापित रखने के लिए कैचअप कोर्स की तैयारी की थी। और आपको पता है कि जैसे ही विद्यालय खुले, तैयारी सारी पूरी हुई और कोरोना संक्रमण का अप्रत्याशित वृद्धि ने ग्रहण लगा दिया। हम लोगों ने पिछले साल जब कोविड-19 महामारी आई थी, तो हम लोगों ने टीचर्स ऑफ बिहार के बैनर तले स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम के तहत, उसका पार्ट आप भी थी, हम लोगों ने 6 to 8 के सभी विषयों के लिए 50 दिनों तक फेसबुक लाइव कक्षाओं का संचालन किया था, पूरे बिहार के शिक्षकों ने मिल करके, और उसका असेसमेंट भी किया था। और बाद के दिनों में मूल्यांकन हस्तक जो हमारा है, जो हमारे सरकारी विद्यालयों में, उसके विषय आधारित प्रश्नों को हम लोगों ने क्विज में कन्वर्ट करके ऑनलाइन क्विज के तौर पर टीचर्स ऑफ बिहार की वेबसाइट से बच्चों को जोड़े रखने का भरपूर प्रयास किया था। और दीप्ति, इस बार भी आप इनफैक्ट सर, ऐसा हुआ था कि क्लास 10th के बच्चों के लिए जो स्पेशली कुछ ऑर्गेनाइज कराया गया था प्रोग्राम भी, जिसमें बच्चों को कैसे मार्क्स स्कोर करना है बेहतर, चूंकि स्कूल क्लोज थे, तो ये भी एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभ्युदय की बात आप कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, अभ्युदय तो, एक कदम उत्कृष्टता की ओर की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार भी दीप्ति, जैसा कि आप जान रही हैं कि इस बार भी हमारी टीम के 50 शिक्षक अल्टरनेट डे रूटीन के अनुसार 1 बजे से 4:30 बजे तक कक्षाओं का संचालन करते हैं, लाइव कक्षाओं का संचालन करते हैं, और अपना कीमती समय और अपना डेटा खर्च करके इतना बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप दीप्ति, हम लोग भी हम मानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग का बराबरी ऑनलाइन कक्षाएं नहीं कर सकती, लेकिन विकल्प भी तो नहीं। आज देखिए, जो चैलेंजेस हैं ऑनलाइन कक्षाओं की, हमारे साथ भी होता है, हम लोग भी लाइव आते हैं, या बच्चों के साथ भी, जो नेटवर्क इशू है, बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तकनीकी रूप से बच्चे सक्षम नहीं हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ने से उनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
लेकिन इस सब के बीच भी बच्चों का पढ़ाई से जुड़ा स्थापित रहे, तो टीचर्स ऑफ बिहार ने इस मुहिम को अपने अंजाम तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहा है और करते रहेंगे हम लोग आगे भी और करते खास करके ऑनलाइन हम लोग जो क्लासरूम टीचिंग करते हैं उसमें जो बच्चे इंटरेक्ट होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग में जो कुछ और जो को करिकुलर एक्टिविटीज होना चाहिए जी, उसका बहुत महत्व है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्होंने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिहार के बच्चों की प्रतिभाओं को दिखाया है। तो मैं चाहूंगा दीप्ति कि आप आज के महफिल की शान और जो हमारे अगर कह लें किलकारी बाल भवन बिहार की महानायिका जिनको हम कह लें, जिनकी बदौलत जो है इतना नाम रोशन हुआ है विभिन्न क्षेत्रों में, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका परिचय दें और अपने साथ कार्यक्रम में जोड़ें। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हम आपके सामने अपने मुख्य अतिथि को बुलाना चाहेंगे। हमारी आज की मुख्य अतिथि बेहद खास है, जैसा कि उमाकांत सर ने बताया। तो वो है श्रीमती ज्योति परिहार जी। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी, जो वर्तमान में किलकारी बिहार बाल भवन की निदेशक हैं। और मैम, आपकी तारीफ में जो कुछ भी शब्द कहे जाएं बहुत कम है, क्योंकि आपने बिहार के बच्चों की प्रतिभा को जितनी दूर तक पहुंचाने में मदद की है बच्चों को, कि चाहे वो कला हो, आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बच्चों की भागीदारी हो, प्रदर्शन हो, मैम बहुत बहुत काबिले तारीफ है ये सारी चीजें। जी स्वागत है मैम मेरी तरफ से भी इस प्लेटफॉर्म पर आपका। जी बहुत बहुत आभार, कृतज्ञ हूँ। आप सभी गुरुजनों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ शेयर कर सकूं आपसे। बहुत कृतज्ञ हूँ, आभार आप सबका। तो मैम, चूंकि किलकारी के बारे में, किलकारी एक नई संस्था के रूप में है। संस्था तो चूंकि बहुत दिन से चली आ रही है, लेकिन ऐसा है कि हमारे दर्शकों को शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि आप किलकारी की यात्रा किस प्रकार प्रारंभ हुई है, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, वर्क डोमेन किस तरीके का है, इसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं, आप कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताएं। 2-4 सवाल और डाल ही दीजिए, बहुत लंबा सवाल हो गया है। इतना लंबा है कि 1 आध घंटे इस पे बात हो सकती है, लेकिन सबको पकाना और बोर करना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। संक्षिप्त में अगर बताएं तो किलकारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहल है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको रजिस्टर्ड कराया और बच्चों के क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए इसकी शुरुआत हुई। और उद्देश्य यह है कि वह सुविधाएं जो बच्चों को स्कूल में या घर में नहीं मिल पा रही, वो किलकारी के जरिए हम बच्चों तक उपलब्ध करा सकें। और अभी क्रिएटिव डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे हम लोग गतिविधियां डिजाइन कर रहे हैं, और जैसे जिसमें ऑब्जर्वेशन हो, कंसंट्रेशन हो, इमेजिनेशन हो, क्रॉस कनेक्शन हो, इन सब को लेते हुए गतिविधियां, बहुत सारी गतिविधियां किलकारी ने बनाई ताकि बच्चों के साथ उन गतिविधियों को कर सके और हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बन सके। साथ ही हम परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के माध्यम से काम करते हैं। साइंस भी हमारा एक क्षेत्र है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पे भी काम करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग पे भी काम करते हैं, स्पोर्ट्स पे भी काम करते हैं। 20 से अधिक विषय हैं जो रेगुलर किलकारी में इनका प्रशिक्षण चलता रहता है। पहला वर्ष बच्चों के एक्सपोजर का होता है। पहले वर्ष में बच्चे ये समझें कि उनकी वास्तविक क्षमताएं क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है। तो हमारी कोशिश होती है अधिक से अधिक विषयों में बच्चे जाएं, वहां प्रशिक्षण ले, उन्हें देख सके, समझ सके, छू सके और उसमें खुद को, अपनी प्रतिभा को आजमा सके और बच्चे बचपन में ही अपनी क्षमताओं की पहचान कर सके कि उनमें क्या क्षमता है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनका वीकनेस क्या है और किसे लेकर के उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर ऐसे करके जो पहला साल एक्सपोजर का खत्म होता है, फिर दूसरे साल में हम बच्चे को लेकर के वास्तविक ट्रेनिंग में सैद्धांतिक पहलू को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हाँ, तब है कि ट्रेनिंग भले हम किसी खास विषय की दे रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है बच्चा क्रिएटिव हो, बच्चा एक अच्छा इंसान हो, बच्चा प्रकृति की इज्जत करना सीखे, बच्चा
अपने परिवार की, अपने मानवीय मूल्यों की इज्जत करना सीखें। जी बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आपने बताया था अभी कि किलकारी की शुरुआत 2008 में हुई थी, तो उसके हिसाब जी से आज किलकारी के पूरे 13 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो किलकारी जी का जो इतना लंबा सफर है 13 वर्ष का, तो इसके 13वें वर्षगांठ के अवसर पर आप थोड़ी बहुत उपलब्धियों के बारे में बताएं। वैसे हमें तो जानकारी है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के सामने भी थोड़ी इन बातों के बारे में डिस्कशन हो जाए। तो जी मैम, तो थोड़ा सा अब उपलब्धि के बारे में बताएं। उपलब्धियों की क्या परिभाषा है, ये सोचना पड़ता है। क्या हमारे बच्चे फिल्मों में काम कर रहे हैं वो उपलब्धि है? उन्हें बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिले किलकारी के बच्चों को। थिएटर के बच्चे सुपर 30 फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ अभिनय किए और कई फिल्मों में अभिनय किए, कैसे सीरियल्स में, कपिल शर्मा शो में, बहुत सारे सीरियल्स में बच्चों ने काम किया। डांस के बच्चे 26 जनवरी को राजपथ पर प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करके आए। 150 बच्चे पहली बार उतरे थे बिहार के वहां। और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बच्चों के FTI से ट्रेनिंग करवा करके और नेशनल फिल्म फेस्टिवल में बच्चों की कई फिल्में प्रदर्शित हुई। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर चेस में कहें तो इंटरनेशनल रैंकिंग में बच्चे हमारे कई दफा आए, अभी भी आ रहे हैं। लगभग हर फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में बच्चों की प्रोजेक्ट पेटेंट तक पहुंचे। मुझे लगता है बिहार में बहुत कम है ऐसे बच्चे, या पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है जिनके पेटेंट तक प्रोजेक्ट पहुंचे हैं साइंस के क्षेत्र में। लिम्का बुक में 3 रिकॉर्ड बना है। ये सब गिनती कराने के लिए, कागज पे दिखाने के लिए क्या कहें, पर मैं इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानती। मैं उपलब्धि तब मानूंगी जब हमारा हर बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके, प्रकृति की इज्जत कर सके, यह समझे कि वो प्रकृति के दोहन के लिए पैदा नहीं हुआ है, वह इस प्रकृति का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक पक्षी है, और उतनी ही हमारी अहमियत है। सबको अपनी दुनिया का विस्तार कर सके, विवेकशील बन सके, बस। जी दीप्ति मैम के बातों में ही कुछ बात जोड़ते हुए हम किलकारी को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा उसमें आपने भी देखी होगी मांझी द माउंटेन फिल्म, जो बिहार के ही दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ काट करके रोड बनाया, और उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे की फिल्म है, और उसमें भी किलकारी के 5 बच्चे ने अभिनय किया। कितना खास वहां से बच्चे डेवलप होते हैं, आप समझ सकते हैं। फिर मैं देख रहा था कि फिल्म गुंजा में मेन रोल में वहां की एक बच्ची ईशु कुमारी, जो फिल्म है वह गर्ल्स एजुकेशन पर बेस्ड है, और उस फिल्म में वहां काम की। और उस फिल्म को 2015 में फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड भी मिला। इसी तरह यूनिसेफ की नाज़नीन फिल्म है, उसमें भी बच्चों ने काम किया। और केवल टीवी शो और सिनेमा ही नहीं, और मैं तो ये भी देख रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ खेल हुए हैं उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी बच्चों को मिला है। और मैं यह भी देख रहा था कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है वहाँ, जैसे क्लासिकल डांसिंग है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, ड्रामा है, क्रिएटिव ट्रेनिंग है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, साइंस सेंटर है, मोबाइल साइंस लैब, ये सारी चीजें किलकारी से हो रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम, मैं भी टीचर रहा हूँ मतलब 20-22 वर्षों से, और जब किलकारी को स्टडी करना शुरू किया तो लगा कि मैं बहुत देर से इस चीज को जान रहा हूँ। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। किलकारी के कार्य को शिक्षक के समुदाय के बीच जो हम लोग लेके जा रहे हैं, उसमें शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे काम किलकारी के द्वारा हो रहा है। अब दीप्ति मैम से जो आज का हमारा मुख्य विषय है कि ऑनलाइन शिक्षण में जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसका क्या महत्व है, और खास करके किलकारी इस पर ज्यादा काम करती है। मैम की संस्था बहुत अच्छा काम करती है, तो हम जानना चाहेंगे मैम से
कि मैम ऑनलाइन कक्षाओं को जानदार बनाने के लिए कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज को शामिल किया जाए ताकि बच्चों के लिए रुचिकर हो। साथ ही किलकारी की ओर से आप इस संबंध में शिक्षकों बच्चों को क्या संदेश देना चाहें? शिक्षकों बच्चों को संदेश ये है कि कोई भी गतिविधि करने से पहले बच्चे को समझे, बच्चे की पृष्ठभूमि को समझे, उसके घर का क्या परिवेश है। अभी इतना क्राइसिस का टाइम है, ये कोविड काल है, घर में इतने तनाव का माहौल है, तो सबसे पहले तो हमको घर के माहौल को थोड़ा सकारात्मक करना पड़ेगा, थोड़ी पॉजिटिविटी लाए। कैसे कैसे ऐसी गतिविधियां करें कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, वो भी खुश हों, और अगर सब लोग खुश होंगे ना तभी फिर कुछ हम देंगे तो वो हजम होगा। नहीं तो हम केवल कुछ पढ़ा करके सिखा करके चले जाएंगे लेकिन वो वहां डाइजेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को समझना पड़ेगा, समानुभूति लानी पड़ेगी कि उस परिवेश में, उस घर में, अगर उस रिक्शा वाले के बेटे हम होते, हमारे यहाँ 1 जून की रोटी होती और हमारी प्राथमिकता होती कि रात में कल क्या खाना आएगा, तो हम कितना समझने को तत्पर होते। और अगर हमारी तत्परता यही है तो हम कैसे एक्टिविटी करें जिससे बच्चा ज्यादा, अभी तो सबसे पहले मुझे लगता है कि खुश रखना बच्चों को ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिव एनर्जी रखना बच्चों को ज्यादा जरूरी है, घर के माहौल को रखना सही ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद एक्टिविटीज होगी। एक्टिविटीज तो स्कूल का तो पूरा भंडारा है, उसकी कोई कमी नहीं है, पूरे दिन भी करे बताए तो शायद वो कम होगा, लेकिन पहल यहीं से करनी होगी कि हम बच्चों को समझे, हर बच्चे की परिस्थिति को समझे, उनकी समस्याओं को समझे, पेरेंट्स के साथ थोड़ी बातचीत करें ताकि ये पता चले कि पेरेंट्स उस घर का माहौल कैसा है, उसमें हम कैसे सकारात्मक भाव ला सकते हैं। उसके बाद उस तरह की कुछ एक्टिविटीज भी डिजाइन करें जो बच्चे पेरेंट्स के साथ करे तो मजा आएगा, बच्चों को भी मजा आएगा, पेरेंट्स को भी मजा आएगा। जैसे आप कोई डांस पेरेंट्स के साथ बच्चे कर सकते हैं, कोई छोटा सा गेम बहुत सारे हैं जो आप पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। ज्ञान जरूरी है लेकिन विवेक ज्यादा जरूरी है, और हमें अपने बच्चों को ज्ञानी तो बनाना ही है लेकिन विवेकशील और क्रिएटिव भी बनाना है। हर समस्या में रास्ता बनाने वाला बच्चा तैयार करना है, समस्या से भागने वाला, डरने वाला बच्चा नहीं बनाना है। कल इन्हीं बच्चों के हाथ में बागडोर होगी और आप सभी शिक्षक हैं, गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है आपके पास, कितनी बड़ी अपार शक्ति है आपके पास, क्या नहीं कर सकते। आप ही दुनिया बदल सकते हैं, आप ही दुनिया बदलेंगे, मुझे विश्वास है। जी, बहुत सुंदर जवाब मैम, शुक्रिया। मैं अगला प्रश्न पर जाऊं। एक प्रश्न मेरे मन में मैम आ रहा है कि किलकारी जो अभी कार्य कर रही है बच्चों के लिए, थोड़ा सा इसमें जानना चाहते हैं हम कि किस तरह से काम कर रही है, किन बच्चों के लिए कर रही है और कैसे काम करती है। क्या स्कूल जो हमारी व्यवस्था, हाँ, स्कूल से पहले या बाद में बच्चे आ सकते हैं। किलकारी का बहुत लिबरल माहौल है, कुछ भी बंधा हुआ फॉर्मेट नहीं है, बच्चे के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। बच्चे के पास जब समय होगा हम उपलब्ध रहेंगे। हमारे यहाँ सुबह भी क्लासेस चलते हैं, शाम में भी क्लासेस चलते हैं, बच्चे के सुविधा के अनुसार चलता है। किलकारी इस मामले में बहुत अनोखी जगह है कि यहाँ एक रिक्शा वाला का बच्चा भी, एक IAS का बच्चा भी बगल में बैठ के सीखता है, टिफिन शेयर करता है, और ऐसी अनोखी जगह है। और यही अगर हम हर स्कूल क्यों नहीं किलकारी बन सकती, मुझे हमेशा ये लगता है बिल्कुल बन सकता है। बस वो भाव, थोड़ा सा ओपननेस देना होगा, खुलापन। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं जानते समझते, हमें कहाँ है उतनी दक्षता कि हम बच्चों को पेटेंट तक, उनके प्रोजेक्ट को, साइंस के बच्चों को पहुंचा सके और कराटे के बच्चे को राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचा सके। हमें बिल्कुल दक्षता नहीं है। हम बस एक खुला आसमान देते हैं, खुली जगह देते हैं जहां क्षमताएं तो बच्चे में है ही,
हम उन्हें दबाते नहीं, उन्हें खुलने का अवसर देते हैं और उसमें सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अपनी क्षमताओं को पहचानो, उसमें अभ्यास करो और फिर तो पूरा आसमान तुम्हारा है, पूरी दुनिया तुम्हारी। मैम इसी से जुड़ा, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि नाम प्रोग्राम का है, आपकी संस्था का नाम किलकारी है। नाम से ही क्लियर है कि बच्चों की किलकारी को, बच्चों की गुण को किस तरह आगे ले जाना है। बिल्कुल काम करते हैं, पूरा मिलकर वो काम करती है, बच्चों को बहुत आगे बढ़ाने में काम करती है। आगे का हमारा प्रश्न जो है उमा सर, मैं चाहूंगी कि ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चाहूंगी कि कुछ प्रश्न ऑडियंस के भी लिए जाएं, क्योंकि वो लोग भी उत्सुक हैं मैम से कुछ बातें जानने के लिए। तो हमारा पहला सवाल आ रहा है सौरभ सुमन जी का। इसमें इनका प्रश्न है कि किलकारी में दूरस्थ विद्यालय के छात्राएं कैसे जुड़ सकती हैं। तो मैम प्लीज आप इस प्रश्न के बारे में हमारे दर्शक को बताएं। हाँ, कई तरीके हैं। एक तो गवर्नमेंट की भी ये योजना है कि हर कमिश्नरी में किलकारी जाएगी। अभी पटना के अलावा गया, भागलपुर, दरभंगा में किलकारी फुल फ्लेज्ड रूप में काम कर रही है। इसके अलावा बाल केंद्र के रूप में हम बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल से जुड़े हैं। जिस स्कूल को भी ये इच्छा होती है कि अपने यहाँ किलकारी का छोटा सेंटर चलाए, वहां के प्रिंसिपल अगर हमें रिक्वेस्ट लेटर देते हैं, हम वहां जरूर किलकारी की स्थापना करते हैं और वो 3 घंटे उनके स्कूल के समय से पहले या बाद में वहां किलकारी चलती है। तीसरा, ऑनलाइन गतिविधि के माध्यम से बच्चे किलकारी से भी, अभी समर कैंप होने वाला है, उसमें वो जुड़ सकते हैं। और अगर बच्चे जुड़ना चाहें तो हम आपके यहाँ वो व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे और आप उसको आप सर्कुलेट कर दीजिए। जो भी बच्चे जुड़ना चाहें वो जुड़ करके सीधी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने भी कुछ अनुरोध किया है, तो कुछ प्रशिक्षक हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं, आप लोगों के भी साथ जुड़ करके वो काम करेंगे और सीधे उन बच्चों तक पहुंचेंगे। जी मैम, जैसा आपने अभी बताया कि एक आपके यहाँ समर कैंप का आयोजन भी होता है, तो किलकारी का बेस्ट प्रोग्राम है समर कैंप का आयोजन। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी और मुझे बताते हुए ये बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस बार फिर टीओबी, टीचर्स ऑफ बिहार की पूरी टीम ने मिलकर एक समर कैंप के आयोजन की बात को सोच कर रखा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि किलकारी की टीम से हमें बेहतर सहयोग प्राप्त हो। तो आप मैम हमें ये बताएं कि समर कैंप में कौन सी गतिविधियों को रखना चाहिए और कौन से ऐसे विषय हैं जिस पर हम शिक्षकों से बात करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। तो आप इस संदर्भ में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। किन विषयों को रखना चाहिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है किस तरह काम करना चाहिए। अगर हम कहते हैं क्राफ्ट करना चाहिए, तो क्राफ्ट किस तरह करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चे हमारे घर में हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, तो हम कुछ ऐसे असाइनमेंट दें जिसमें मिनिमम इंटरनेट उनका यूज हो। ऐसे असाइनमेंट दें जिसके लिए बच्चे को घर से बाहर नहीं जाना पड़े, बाहर कोई डिपेंडेंसी नहीं हो और घर का माहौल भी सकारात्मक हो। तो गतिविधियां किस तरह से की जाए, प्रोसेस क्या हो, हम ठीक है कुछ ऊर्जा लाने के लिए नृत्य, गायन जैसी गतिविधियां भी कर सकते हैं। और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए हम कुछ रिसर्च वर्क क्यों नहीं देते बच्चों को, कुछ ऑब्जर्वेशन कराए घर में। वो देखें उनके घर में क्या है, नहीं कुछ है तो मच्छर है, चींटियां हैं, छिपकली है, कॉकरोच है, कुछ तो है। बाहर निकले परिंदे हैं, ऑब्जर्व करें, पूछें क्या है, ये क्या खाते हैं, ये कैसे सोते हैं, ये कैसे पानी पीते हैं, इनकी क्या जरूरतें हैं, जो खुद से नहीं जानते हैं थोड़ा नेट से भी सर्च कर सकते हैं, आप शिक्षकों से भी बात कर सके हैं। अगर इस तरह से रिसर्च करने की भूख अगर बचपन में हमने बच्चों को जगा दी, हमारा हर बच्चा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला बनेगा और हमें उंगली पकड़ाकर उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझाना सीख सकेगा। हमें ऐसा ही बच्चा बनाना है, ये हमें ध्यान रखना है। लिखने पे जोड़ दे, हाँ बच्चों को। अभी जो आपके डायरी लिखे बच्चे, जो भी दिन भर कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, अपने आसपास जो भी कोई व्यक्ति अगर किसी समस्या में है
थोड़ा ऑब्जर्व करे, उनके बारे में 2 बच्चों का हम पेयर बना सकते हैं, थोड़ा सोचे क्या है उनकी समस्या, वो अपनी समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, इस पे भी विचार करें। थोड़ी डायरी भी लिखे, अपने भी बारे में लिख सकते हैं, अपने परिवार के भी बारे में लिख सकते हैं। अगर हम वैसे लोगों को जो हमसे ज्यादा समस्याग्रस्त है उनको देखना शुरू करते हैं तो हमारी संवेदनशीलता उनके प्रति बढ़ती है, और उन समस्याओं को अगर हम सुलझाने का प्रयास करते हैं, उस पर चिंतन करना शुरू करते हैं, तो हम हमेशा रास्ता बनाने वाले व्यक्ति बनते हैं, ना कि समस्या देखने वाले। और अभी क्या होता है, हर व्यक्ति अपने से ऊंचे व्यक्ति को ही देखता है, अच्छा उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, और उसको देख देख के दुखी होकर पूरा जीवन दुख में गुजार देता है। हमें वो बच्चा नहीं चाहिए, हमें अपनी परिस्थिति पे संतुष्ट बच्चा चाहिए। हम जो हैं, जैसे हैं हम हैं, अपनी क्षमताओं में विश्वास करने वाला बच्चा चाहिए, और हम लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट करते ना चाहते हैं वो बच्चा चाहिए। और उस बच्चे को हम कैसे तलाश करते हैं, क्षमा करेंगे मेरी बातें थोड़ी अलग तरह की है, पर आज के संदर्भ में ये सोचना पड़ेगा। फिर वही बात बोलेंगे, केवल ज्ञान नहीं विवेकशील भी बनाए बच्चे को। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा जवाब मैम ने दिया। एक सवाल मैम मेरा है, जब तक दर्शक दूसरे सवाल दर्शकों का आता है, ये जो मोबाइल साइंस लैब है किलकारी की, इसके अंदर कौन कौन सी और किस तरह की काम होती है? एक्चुअली मोबाइल साइंस लैब हम लोगों ने शुरू किया था, और वो अगस्त्य फाउंडेशन के सहयोग से शुरू हुआ था। पर हम बहुत काम बदलते हैं, बहुत गतिविधियां बदलते हैं, गलतियां कर करके खूब सीखते हैं, रिव्यू खूब करते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ उनके मॉडल्स थे, और मुझे लगा कि अरे ये बच्चा तो फिर मॉडल का गुलाम हो गया, अब उस मॉडल के परे वो बच्चा कुछ देख ही नहीं पा रहा, सोच ही नहीं पा रहा। तो हमें तो अपने हर बच्चे में साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है, केवल साइंस के बच्चों को ही साइंस नहीं जानना है, हर बच्चे को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने फिर रिसर्च वाले प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि ये देखा कि रिसर्च से जितना बच्चों का ग्रोथ होता है, वो लगभग 10-12 सालों का जो काम है, उससे हम लोगों ने देखा कि रिसर्च से जितना ज्यादा बच्चों का ग्रोथ होता और किसी काम से नहीं होता। अगर आपको अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, विवेकशील बनाना है, रास्ता ढूंढने वाला बनाना है, उसे रिसर्च के काम में लगाइए। छोटी छोटी हमारे आसपास की चीजें जो है, जैसे है, उसी को देखे, सवाल उठाए, सवाल करे। जी मैम, बहुत ये बात सही है कि लोग जो काम करते हैं उन्हीं से गलतियां होती है, और फिर लोग इम्प्रूव भी करते हैं। इसी पर एक मैम आपके लिए मैं आपकी उन बातों से जोड़ करके एक शेर आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वे क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो निश्चित रूप से मैम आपकी वो बातें दिल को छू लेने वाली कि जो काम करते हैं गलतियां उन्हीं से होती है। तो अगला प्रश्न अगर कोई हो टेक्निकल टीम हमारी, तो आप स्क्रीन पर दें। जी जी बिल्कुल, दीप्ति अंशु जी। जी जी सर, ये हमारे नेक्स्ट दर्शक का प्रश्न है। उनका नाम है अंजू दास गीतांजलि। इनका प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए किलकारी में कोई विशेष योगदान क्या है मैम? ये मैम बताएं आप। बहुत सुंदर सवाल है, और ये एक क्षेत्र है जिसपे अभी हम लोग बहुत काम नहीं कर पाए हैं। अभी तक हमारे जो भी किलकारी वाले बाल भवन है, ज्यादातर वो अर्बन, एक्चुअली किलकारी वहीं खुल रही है जहां गवर्नमेंट उसको जमीन दे पा रही है, तो अर्बन एरिया में खुल रहा है। अभी पूर्णिया में हमें एक जमीन मिली है जहां हम एक ग्रामीण क्षेत्र का बाल भवन बनाने का विचार है, और कैसे एक वैज्ञानिक ढंग से बच्चे कैसे खेती कर सकते हैं, और उस तरह के क्षेत्र में कैसे बच्चे अच्छे अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कैसे काम कर सकते हैं। और हम भी बहुत उल्लासित हैं एक नए ढंग से काम करने को, और उत्सुक हैं, और तब शायद हम आपके सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैम हमारे अगले व्यूअर का प्रश्न है, उमा सर आप। जी अशोक कुमार दास जी पूछते हैं
कि हम लोग अपने विद्यालय को आपके किलकारी से कैसे जोड़ सकते हैं। अशोक जी, ये इसका जवाब मैम पहले दे चुकी हैं, और फिर हमको लगता है मैम एक बार रिपीट कर देंगी तो उनको ज्यादा संतुष्टि होती है। बिल्कुल अशोक जी, बहुत शुक्रिया आपका। और जुड़ने के लिए ही है, हम सब हैं, धरती पे हैं जुड़ने के लिए है ना, जब तक है जुड़ते रहना है और इस कारवां को आगे बढ़ाना है। तो बहुत छोटा सा प्रयास एक करना होगा, बस स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी दे देनी है किलकारी को कि हम अपने यहाँ किलकारी की गतिविधियां करना चाहते हैं, आप हमें सहयोग करें, बस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। अब मैम, जब तक दूसरा सवाल दर्शक का आता है, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि मैंने देखा कि जो है साइट पर की पब्लिकेशन भी किलकारी की है, कुछ प्रकाशन भी होती है, तो वहाँ की जो सामग्री है, अगर विद्यालय प्राप्त करना चाहे या बच्चे प्राप्त करना चाहे तो वो कैसे संभव है? वो मैं अपना किलकारी का व्हाट्सएप नंबर और पूरा वेबसाइट और लिंक सब आपको इसी पे मैं आज ही भेज दूंगी, ताकि आप लोग शेयर कर दें, और जो भी इच्छुक है वो सीधे ऑनलाइन ये कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत है आप एक मेल करें या व्हाट्सएप करें, हम तुरंत उसको, हम इसीलिए हैं, हम सब इसीलिए हैं, कहीं कोई जब तक है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दें। एक अगला सवाल दर्शक का आ रहा है मैम, शंकर कुमार राम जी हैं, और वो मैम आपसे जानना चाहती हैं कि नई शिक्षा नीति में किलकारी की भूमिका क्या होगी, इस योजना को पाठ्यक्रम से जोड़ने की आवश्यकता है तो बताया जाए। मुझे लग रहा था कि ये तो बड़ा सुंदर इस बार नई शिक्षा नीति में जो भी बात कही गई, और एक नए ढंग से अगर हम देखें, मान जाइए हमें एक अलग विषय नहीं पढ़ाना, अब हमें डांस नहीं पढ़ाना, अब हमें नाटक नहीं पढ़ाना, हमें हिंदी के एक चैप्टर, एक अध्याय पे बच्चों से एक नाटक करवा देना है। अब इससे क्या होगा कि बच्चा नाटक भी करेगा तो वो परफॉर्म कर पाएगा, उसकी वॉइस डिलीवरी अच्छी होगी, उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही वो उस पाठ को बहुत अच्छे से याद कर लेगा और सारे जवाब बड़े अच्छे से दे लेगा। तो प्रोसेस में अगर हम किलकारी की गतिविधियों को ले आए, तो पाठ्यक्रम हमारा जो तय है वही रहे, प्रोसेस में अगर हम इस तरह की चीजों को ले आए तो हम बहुत खूबसूरत ढंग से काम कर सकते हैं, और बच्चों पे अलग से कोई भार भी नहीं पड़ेगा, अच्छा एक और विषय आ गया पढ़ने को। निश्चित रूप से शंकर कुमार राम जी को जवाब मैम का मिल गया है। मैम, एक सवाल दीप्ति ने पूछा था, उसमें उस पर ध्यान थोड़ा सा देना चाहता हूं कि आप दें कि हम लोग भी समर कैंप, हम लोग भी समर कैंप चाहते हैं, टीचर्स ऑफ बिहार भी समर कैंप का आयोजन करना चाहती है, तो आपके तरफ से, यानी किलकारी की तरफ से जो हमें चाहिए सहयोग उनके टीम का, वो किस तरह से हो सकेगा, क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, किलकारी के सारे संसाधन बिहार के बच्चों के लिए उपलब्ध है राज्य सरकार के सहयोग से, तो आपको जो भी प्रशिक्षक की आवश्यकता है आप बस हमें सूचित करें, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि उनकी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल हो और वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। अभी आपके यहाँ से जो रिक्वेस्ट लेटर आया था, हमने तुरंत उसकी अनुमति दी। कंप्यूटर के प्रशिक्षक, क्राफ्ट के प्रशिक्षक आपके पास जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा हम तुरंत उसको पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया इस आश्वासन के लिए। एक अगला सवाल दीप्ति अंशु जी, ये हमारा दूसरा प्रश्न है स्मिता श्री जी का, मैम आपके लिए। ये प्रश्न करती हैं कि किलकारी के पास क्या कोई ऐसा अनुभव है कि वो बता सके कि कला के जरिए बच्चों के किसी कम विकसित पक्ष को उभारा जा सकता है? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल आपने किया, बहुत पते की बात आपने की। अगर आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, संकुचित रहता है, तो आपको उसको परफॉर्मिंग आर्ट में डालना चाहिए, आपको उससे थिएटर कराना चाहिए, आप उससे डांस करा सकते हैं। थिएटर का तो सबसे ज्यादा, हमने तो सब कुछ करके देखा हुआ ना, तो थिएटर का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए,
कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है। विजुअल आर्ट इस दिशा में थोड़ा वीक होता है। विजुअल में हम इमेजिनेशन तो बहुत अच्छे कर पाते हैं, जैसे विजुअल आर्ट यानी कि पेंटिंग है, क्राफ्ट है, मूर्ति कला है, तो इसके जरिए बच्चे इमेजिनेटिव तो होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन थोड़ा वीक होता है। तो इसलिए अब हम उनके साथ भी प्रेजेंटेशन हम लोगों ने जोड़ा है कि जो भी आप पेंटिंग बनाएंगे तो आपको खड़े होकर उसको ब्रीफ करना है, ग्रुप में उसको डिस्कस करना है। तो हम ये भी देखते हैं कि प्रोसेस पे हमेशा नजर रखते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिस वजह से ये बच्चा वहां नहीं पहुंच पा रहा जहां ये बच्चा पहुंच पा रहा है, फिर उसमें करेक्शन करते हैं। तो स्मिता श्री को निश्चित रूप से जवाब मिल गया। मैम, बहुत सारे ऑडियंस का सवाल आ रहा है, तो हम अपने टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि नेक्स्ट सवाल को स्क्रीन पर लाया जाए। नितेश कर्ण सोनू जी पूछते हैं, किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें शामिल होते हैं मैम? 8 से 16 वर्ष अभी हमारे यहाँ जो उम्र निर्धारित है बच्चों के लिए, वो 8 वर्ष से 16 वर्ष तक बच्चों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरज राज तिलक जी का। ये पूछते हैं, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए किलकारी टीम के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? तो वर्तमान समय 2 समय है, एक तो गर्मी की छुट्टियों का समय है, दूसरा कोविड काल का समय है। तो गर्मी की छुट्टियों के समय के अनुसार अभी समर कैंप शुरू होने जा रहा है इसी महीने के लास्ट में, और कोविड काल के इम्पैक्ट को कम करने के लिए, बच्चों को उन निगेटिविटी से दूर रखने के लिए हम लगातार अपने प्रशिक्षकों के साथ योजना बना रहे हैं। हम कुछ काउंसलिंग के सेशन भी शुरू करने वाले हैं, और हम उन बच्चों की पहचान करना चाह रहे हैं कि जहाँ ज्यादा निगेटिविटी है जिनके घरों में, या वो ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, उनके साइकेट्रिस्ट से बातचीत चल रही है, उनकी काउंसलिंग के कुछ सेशन हम आयोजित करने जा रहे हैं। और पेरेंट्स के साथ स्पेशली हम ज्यादा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा खुद से कुछ नहीं, जब तक पेरेंट्स को नहीं साथ में लेंगे ना, ये काम हमारा इनकम्प्लीट होगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पेरेंट्स का सहयोग चाहिए उसको घर पे। बिल्कुल सही। अब एक अगला सवाल आ रहा है मैम रिजवान रिजवी जी का। वो पूछते हैं कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर कैसे काम किया जाए मैम? ये मेरी बहुत एक्सपर्टीज का एरिया नहीं है, इसलिए आपके यहाँ इसके ज्यादा बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं आपके ग्रुप में, आपकी अपनी टीम में, आप वहां इसका लाभ उठाएं। यहाँ शायद हम बहुत सही उत्तर आपको नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं तो हम लोग सीधे नाक नहीं पकड़ते। हम सीधे नहीं कहते कि बच्चा तुम पढ़ो, तुम लिखो। हम कहते हैं अच्छा दिन भर क्या किया, जरा डायरी लिख करके लाना, 2 ही लाइन लिखो, और कल उसका पाठ करा देते हैं सब दोस्तों के सामने। जो अच्छा पाठ करता है उसके लिए हम ताली बजा देते हैं, तो उससे जो और भी बच्चे हैं वो भी सोचता है अच्छा मेरे लिए इसके लिए ताली बजी तो मैं भी कल लिख करके लाऊंगा। और हमारे यहाँ की ट्रेजेडी क्या है, किलकारी में आने वाले अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता, तो वो छुप के आते हैं, चाहते कि अच्छा डांस वांस कर करके निकल जाए, नाटक वाटक कर करके निकल जाए। अच्छा ये भी हो गया है कि अखबारों में बड़ा आता है, तो ये सब फोकस भी थोड़ा है, लेकिन जिसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और हमारा काम होता है कि डांस कराएंगे हम, डांस ही, लेकिन डांस ही कराते कराते हम धीरे धीरे तुमको थोड़ा पढ़ने पढ़ाने की ओर प्रेरित कर देंगे। और उसी क्रम में हम ये थोड़ा सा दिन भर जो सीखा बेटा उसी को लिखो, उसी को प्रेजेंट करो। और क्रिएटिव राइटिंग तो इतनी खूबसूरत चीज है, और अभी एकदम से अब जो मोबाइल का वक्त आ गया तो ये सब चीजें विलुप्त होती जा रही है। आप हर बच्चा शुरू में शायद हेजिटेशन होगा, गद्य तो सब लिख सकते हैं, कहानियां सब बना सकते हैं, एक एक पंक्ति को जोड़ करके कहानियां बनाने का बहुत शानदार गेम होता है। और कविताएं 2-2 पंक्ति की ही बोले, कुछ लिख करके आओ, 2 पंक्ति की जो आज ऑब्जर्व किया उस पे 2 पंक्ति का कुछ लिख करके आओ, 2 पंक्ति, आप मत बोलिए कविता,
हो सकता है उसी में आपको कुछ में दिख जाए कि अरे ये तो बड़ा अच्छा कवि बन सकता है, और वो बच्चा भी मोटिवेट होगा, अच्छा मैंने इतना अच्छा लिखा। अच्छा, जब आप ये कहेंगे कि दिन भर में आपने जो देखा उस पे 2 पंक्ति लिखो, तो उसका ऑब्जर्वेशन मजबूत होगा, वो ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, उसका कंसंट्रेशन डेवलप होगा, उसका इमेजिनेशन डेवलप होगा। तो इस बहाने हम बच्चे को क्रिएटिव भी बना पाएंगे, और हर बात कहीं नहीं जाती, पीछे ये सब काम चलता रहता है। जी बिल्कुल मैम। तो अभी और प्रश्न है हमारे दर्शकों का, तो ये है शिवेंद्र सुमन जी का प्रश्न। बच्चों में कला का विकास तो 1 से 2 वर्ष से ही होने लगता है, 6 वर्ष से या उसके अधिक उम्र के बच्चों को रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? हाँ, बहुत सुंदर सवाल किया, एकदम सही जगह पे पकड़ा है आपने। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मुश्किल ये है कि 6 वर्ष से पहले के बच्चों को पर्सनल अटेंशन चाहिए। वो सुविधा अभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अब तो किलकारी भवन छोटा हो गया, हर साल लगभग 3,500 बच्चों का इनरोलमेंट होता है। तो इतने बच्चों को हमको केवल भीड़ बना के तो नहीं रखना, उनको पर्सनल अटेंशन देना, और छोटी उम्र के बच्चों को ज्यादा पर्सनल अटेंशन देने की जरूरत होती है। तो अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, पर धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा नीचे ला सके, अपने इस लिमिटेशन पे भी विजय पा सके। 2 सवाल और है मैं, हमारे दर्शक का एक सवाल स्क्रीन पर आ गया जो धीरज राज तिलक जी का है। एक गरीब होनहार बच्चे को किलकारी द्वारा प्रोत्साहन कैसे प्राप्त होगा? इसके बाद एक सवाल और। हाँ, एक ये तो सारी व्यवस्था ही है साधनहीन परिवार के बच्चों के लिए। 10 रुपए मात्र फीस है एनुअल हमारे यहाँ, और अभी वो भी कोविड काल में वो भी हम नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 साल से हम बच्चों से वो फीस भी नहीं ले रहे, और सारी चीजें निःशुल्क हैं, सारी सुविधाएं, सारे एक्सपोजर, इंडिया में कहीं भी जाते हैं बच्चे, वो सब किलकारी उसका कॉस्ट देता है। अभी जो साइंस के बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ उन लोगों का हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहां ट्रेनिंग करते हैं, सारे खर्च किलकारी देती है। किलकारी कोशिश करती है कि हर बच्चे को समान अवसर मिले, और ये बच्चे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ आते तो हैं अच्छे घरों से भी बच्चे, लेकिन जिन बच्चों के यहाँ आर्थिक तंगी है वो ज्यादा लंबा चल पाते हैं और ज्यादा कामयाबी बटोर पाते हैं। बहुत शुक्रिया। अब एक अंतिम सवाल है सौरभ सुमन जी का। दीप्ति, सौरभ सुमन जी का सवाल। अंतिम और लास्ट जी का, इनका प्रश्न है, हम अपने विद्यालय की उपलब्धि को किलकारी के माध्यम से कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे एक छात्र ने एक गेम बनाया है जिसे खेलने से कोरोना से बचाव की जानकारी मिलती है। तो इसे, उनका यही प्रश्न है कि विद्यालय की उपलब्धि को किलकारी के माध्यम से कैसे प्रदर्शित करना है। तो मैम आप इस बारे में बताएं। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आप ऐसे बच्चे या कोई भी बच्चा, खासकर साइंस के क्षेत्र में जो बच्चे काम करना चाहते हैं, तो बहुत सुविधाएं विद्यालय में उसे उपलब्ध नहीं हो पाती, और हमारा अपना नेटवर्क है। तो कोई भी बच्चा, अगर आपको लगता है कि साइंस के क्षेत्र में वो बहुत आगे जा सकता है, कुछ थिंकिंग है या कुछ मॉडल बनाना चाहता है, वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन अपनी संसाधनों की वजह से नहीं कर पा रहा, आप तुरंत उसको किलकारी से जोड़िए। किलकारी के किसी भी सेंटर से आप उसको जोड़िए, नहीं तो पटना तो है ही, आप उसको जोड़िए, और हम उसकी पूरा सपोर्ट करेंगे। और उसके में जो भी क्षमता है, उसने जो भी क्रिएट किया है, या आपने जैसे स्पोर्ट्स का एक उदाहरण दिया, इस तरह की भी जो चीजें हैं, आप उसको बिल्कुल सामने लाइए, हमें मेल कीजिए, और हम उसको कोशिश करेंगे आगे ले जाने का। हमको लगता है मैम, इनका जो प्रश्न मेरी समझ में आया वो ये शायद कहना चाह रहे हैं कि स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो उसको कैसे प्रोजेक्ट जैसे होता है ना, उसका कैसे लोगों के दृष्टि में उसको विस्तार दिया जाए। किलकारी इस मामले में क्या भूमिका अदा कर सकती है? लोगों की दृष्टि में विस्तार का तात्पर्य तो मैं समझ रही हूँ कि शायद वो मीडिया के इससे सोच रहे हैं, या अब किलकारी
शायद थोड़ा बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया उनका जो भी प्रश्न है। किलकारी के साथ ये हो गया है कि सारा नेटवर्क बहुत मजबूत हो गया है, तो स्कूल में आप जिस जिले में भी हैं वहां भी मीडिया के लोग होंगे। अभी सोशल मीडिया तो इतना बढ़िया है, आप उसके माध्यम से, या फिर आप एसपीडी को लिख सकते हैं, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिख सकते हैं, सब लोग इतने सपोर्टिव हैं। और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी बच्चा आगे जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, सब लोग उसको अप्रिसिएट करेंगे और हाथों हाथ लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप अपने डीओ को कह सकते हैं, उनके माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। जी, एक सवाल और हमारी टेक्निकल टीम कर रही है, प्लीज स्क्रीन पर दिया जाए सवाल अगर है तो। चलिए, लगता है कि टेक्निकल टीम ने समय की पाबंदी को नजर में रखते हुए सॉर्ट किया है। और मैम, दर्शकों का तो ढेर सारा सवाल था, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए इसको सीमित किया गया है। अब इस कार्यक्रम में मेरा आखिरी प्रश्न है मैम आपसे कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए मैम, आप किलकारी के माध्यम से आपने जो किया देश विदेश, वो उसका कोई जवाब नहीं। उसी तरह से बच्चों के हितों के रक्षा के लिए जो प्रयास टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसे आप किस संदर्भ में देखती हैं, किस रूप में देखती हैं हमारे प्रयास? बहुत सुंदर है। ये सुगबुगाहट काम होता है ना, तो उसकी खुशबू फैलनी चाहिए, और ये खुशबू फैल रही है। आपके प्रयास दिख रहे हैं, आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, आप सबके पास इतने सारे सवाल हैं और आप जानना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप करना चाह रहे हैं। यही तत्परता तो चाहिए, यही जीवंतता तो चाहिए, और इस ज्योत को आप बुझने नहीं दे रहे, आप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना। मेरी दुआ है आपका यह मंच बहुत आगे जाएगा और आपके माध्यम से बिहार के बच्चों को एक नई दिशा देने में समर्थ होगा। अपनी ताकत को सब लोग पहचानिए और बच्चों को लेके आगे बढ़ जाइए। आप किसी मोबाइल की फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे, आप मशीन बनाते बनाते पूरा जीवन नहीं गुजार रहे, आप एक इंसान के जीवन का निर्माण कर रहे हैं, उनके मानवीय मूल्यों का निर्माण कर रहे हैं, उसका बीजारोपण कर रहे हैं। वो कहाँ जाएगा, कितने आगे जाएगा, कौन जानता है। बहुत सुंदर काम में लगे हैं आप सब। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीप्ति, बहुत मजा आया मैम के साथ। हम चाहेंगे कि बेहद हमने सेशन को एंजॉय किया है, हमारे दर्शकों ने भी सेशन को एंजॉय किया। जिस प्रकार से ताबड़तोड़ प्रश्न आ रहे थे मैम, वाकई मतलब सब जानना चाह रहे थे आपसे इस नई मुहिम के बारे में। तो मैम, बेशक आप हमारे साथ आई, हमारे इस प्रोग्राम में हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दिया है, और साथ में आप जो ये काम कर रही हैं, किलकारी के बच्चों को इतना दूर तक पहुंचा रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जा रही हैं, उनको पहचान दिला रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है। आपने जैसा अपना कीमती समय हमारे साथ अभी दिया है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और दीप्ति, सबसे बड़ी बात, मैम ने आज शिक्षकों को जो मोटिवेट करने का प्रयास किया है, उसके लिए टीचर्स ऑफ बिहार की पूरी टीम बहुत आभार व्यक्त करती है मैम के प्रति, और उम्मीद करती है कि समर कैंप में आपके किलकारी की तरफ से हमारे कार्यों में सहयोग मिलेगा। और आप आए, अच्छा लगा, पुनः आने की गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम का हम दोनों की तरफ से। जी, बहुत कीमती है ये जीवन, और ये समय उससे भी ज्यादा कीमती। सब लोग जान रहे हैं, फिर भी सब जुड़े हैं, सब बात कर रहे हैं। आप सब ने समय दिया, आभार हृदय से आप सबका।